नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है आर्य भाषा को लेकर के। आर्य भाषा परिवार जो है उसके अंतर्गत भारत की बहुत सी भाषाएं संस्कृत, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, डोंगरी, मराठी, कोंकणी, बंगाली, असमिया, सिंहली आदि सभी भाषाओं को इस परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये आर्य थे कौन? आर्यों के संबंध में क्या-क्या मतभेद हैं और या फिर आर्य कब भारत आए, इनके संबंध में वैसे प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई सन जो है कोई उचित प्रमाण का अभाव इस संदर्भ में है। लेकिन फिर भी जिन विद्वानों ने इस संदर्भ में काम किया है उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए हैं जिनके आधार पर आज हम आर्य भाषा का अध्ययन करेंगे। तो उन अध्ययनों के पश्चात हमें ये ज्ञात होता है, हम ये जानते हैं कि भारत में निवास करने वाली जो सर्वप्रथम जिस जाति के प्रमाण हमें मिलते हैं वो निग्रोटो जाति है। निग्रोटो एक आदिवासी जाति है और यही लोग जो है भारत में सबसे पहले इनके निवास के प्रमाण मिलते हैं और इसके पश्चात जो है पश्चिम दिशा से ऑस्ट्रिक जाति के लोग प्राचीन भारत में आए थे और इन लोगों को उस समय निषाद कहा जाता था। ये निषाद नाम से जाने जाते थे और इनके पश्चात फिर द्रविड़ भारत में आए और आर्यों के समय में द्रविड़ जो है दास या दस्यु नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें दास या दस्यु कहा जाता था और इनके पश्चात फिर द्रविड़ों के पश्चात फिर उत्तर पूर्व से चीनी तिब्बती जातियाँ भारत में आई और इन्हें किरात कहा जाता है भारत में। तो ये किरात नाम से जानी जाती हैं और उसके पश्चात जो है भारत में आर्यों का आगमन हुआ और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय समाज, भारतीय भाषा का जो मूलाधार है वो मुख्यतः ये जो चार जातियां हैं निषाद, द्रविड़, किरात, आर्य, तो यही भारतीय संस्कृति और भाषा की मूलाधार बनी। तो जो निग्रोटो जाति है मतलब निग्रोटो जाति का जो जीवन है ये इनके जीवन के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो इनका जो अधिकांश समय था वो अपने आहार अन्वेषण में व्यतीत होता था। यानी कि केवल खाद्य सामग्री को एकत्रित करना या खाद्य सामग्री तक ही जो है ये लोग सीमित रहते थे। ऑस्ट्रिक और द्रविड़ जातियाँ जो थी ये इन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था में और भारतीय संस्कृति में इनके जो अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं। और चीनी तिब्बती जो जातियाँ थी ये मुख्यतः भारत के पहाड़ी इलाकों में यानी कि हिमाचल और पाद देश यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के जो भी इस पहाड़ी स्थल हैं वहाँ पर निवास करती थी और वहाँ की संस्कृति और भारत की भाषा और संस्कृति में इनके भी आंशिक अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो आर्य थे तो भारतीय जन समुदाय की ऐतिहासिक, धार्मिक, विचारगत विशेषताओं को लेकर के जिस संस्कृति का निर्माण हुआ उस संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान आर्यों का था। तो आर्य ही भारतीय संस्कृति, भाषा और समाज के मूल रूप से निर्माता कहे जा सकते हैं। सुनीति कुमार चाटुर्जिया अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि ऑस्ट्रिक और द्रविड़ों द्वारा भारतीय संस्कृति का शिलान्यास हुआ और आर्यों ने उस आधारशिला पर जिस मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया उस संस्कृति का माध्यम, उसकी प्रकाश भूमि एवं उसका प्रतीक यही आर्य भाषा बनी जिसकी कि हम अभी बात कर रहे हैं। आरंभ में संस्कृत, पाली, पश्चिमोत्तरी, प्राकृत, अर्धमागधी, अपभ्रंश आदि रूपों में और तथा बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला और नेपाली आदि
विभिन्न भारतीय आवर्चीन भाषाओं के रूप में भिन्न भिन्न समयों एवं प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के साथ साथ इस भाषा का अविच्छिन्न संबंध बढ़ता गया। तो इन सभी निष्कर्षों से हम ये निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि आर्य जो थे वो भारतीय भाषा और संस्कृति के मूलाधार थे। भारतीय भाषा और संस्कृति के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वज्जनों का ये मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आर्य भारत के बाहर से आए थे और वो अपने साथ एक विकसित संस्कृति और एक विकसित सभ्यता लेकर के आए थे। तो ये अलग मतभेद का विषय है। मुख्यतः हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कैसे आर्य भाषा का विकास हुआ और जो प्रमाण हमें मिलते हैं आरंभिक संस्कृति और भाषा के, उनमें हमें इन 4 जातियों के प्रमाण मिलते हैं। भाषा और साहित्य का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। हालांकि उससे पहले आर्य भाषा का स्वरूप क्या था, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। साथ ही भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। साधारणतया यह माना जाता है कि 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व में भारत के उत्तर सीमांत प्रदेशों में आर्यों के दल आने लगे थे। यहीं से पूरब की ओर बढ़ते गए और मध्य देश, काशी, कौशल, मगध, विदेह, अंग, बंग तथा कामरूप में स्थानीय अनार्य जातियों को पराभूत करके उन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार जब समस्त उत्तरापथ में अपना राज्य स्थापित करने के बाद आर्य संस्कृति दक्षिणापथ की ओर अग्रसरित हुई। यूनानी राजदूत यानी कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब भारत आया, यानी कि 304 से 299 के लगभग जब वो भारत में आता है, तो उसके भारत आने के समय आर्य संस्कृति सुदूर दक्षिण में फैल चुकी थी। आर्यों की विजय केवल राजनीतिक विजय मात्र नहीं थी, वे अपने साथ सुविकसित भाषा और यज्ञपरायण संस्कृति भी लाए थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति और भाषा के निर्माण में अनार्यों का कोई योगदान नहीं है। युग युग की भाषा, यहाँ की वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भी बहुत से अनार्य तत्व सम्मिलित हैं। भारत में तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य जातियाँ निवास करती थी। उनमें निग्रेटू, किरात, आस्ट्रिक, निषाद तथा द्रविड़ दस्यु का प्रसार बहुत व्यापक था, जिसकी अभी हम विस्तार पूर्वक बात करते आ रहे हैं। निग्रेटू आर्यों से पहले भारत में निवास करने वाली जाति थी। ये अनार्य जाति भारत के समुद्री तट के आसपास के क्षेत्रों में रही और वहीं से दक्षिण पूर्वी द्वीपों की ओर निकल गई। किरात पहाड़ी लोग थे, जिनके वंशज आज भी हिमालय प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए हैं। इन लोगों का आर्यों के साथ संपर्क हुआ, इनके बीच संस्कृतियों और भाषाओं का आदान प्रदान हुआ। इसके प्रमाणित साक्ष्य हमें मिलते हैं। गंधर्व, सिद्ध और किन्नर आदि भी पहाड़ी जातियाँ थी। इनकी संस्कृति भी हमें परवर्ती आर्य साहित्य में भरपूर मिलती है। उसके अलावा भारत में निवास करने वाली आग्नेयी यानी कि निषाद जातियाँ पंजाब के पूर्व में बसी हुई थी। इनकी संस्कृति ग्रामीण थी और इनका प्रधान कर्म कृषि कर्म था। आर्यों ने इन्हीं से कृषि कर्म सीखा और उसमें प्रगति की। सिंधु, सौबीर आदि प्रदेशों में द्रविड़ जातियों का प्राबल्य था, जिनसे आर्यों को कठिन संघर्ष करना पड़ा। प्रसार के इस कार्य में सदियां लग गई। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, बहुत सदियां इस सब में लगी और इस लंबे समय सीमा में, इस पूरे कालक्रम में कोई भी एक भाषा स्थिर न रह सकी। भाषा में निरंतर परिवर्तन होते गए
और भाषा की प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तो इसीलिए हम जो है भाषा को अलग-अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत लौक वैदिक और लौकिक संस्कृत को पढ़ेंगे, फिर हम पाली का अध्ययन करेंगे, फिर प्राकृत का अध्ययन करेंगे और फिर अपभ्रंश का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम आधुनिक आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं, जिनकी अभी हमने शुरू में बात की थी, ठीक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, इन सभी की, तो इनका अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत लंबा वीडियो चलेंगे इसके, तो मैं छोटे छोटे भागों में इसको बनाऊंगी। इसके बाद जो है हम संस्कृत की बात करेंगे और फिर अगला पाली, प्राकृत। तो जैसा भी कि 10-12 मिनट में या मिनट तक जो भी हमारा बात है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, इसके अनुसार मैं इसको बनाऊंगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जितने भी छात्र हैं बीए प्रथम वर्ष में या फिर एमए में या फिर कोई भी, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन एक भाषा का इतिहास की एक ज्ञान की हमारी जिज्ञासा को ये शांत करता है कि किस प्रकार से आर्य अनार्य का जो हम सुनते आ रहे हैं बातें, वो क्या है, आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे, भारत के प्राचीन समय में कौन निवास करते थे, ये सब। तो मुझे लगता है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज ये इसका आरंभ था, आगे इससे संबंधित और भी वीडियो जो है लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।